खंड ज्ञात करने की प्रक्रिया यह है कि जितने भी पद दिए गए हैं उन पदों का पहले गुणनखंड कर लेते हैं। इसके पश्चात यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन सी चर और अचर राशियाँ जो है वह सभी पदों में उभयनिष्ठ हैं। उस उभयनिष्ठ को हम बाहर निकाल लेते हैं और शेष बचे हुए भाग को कोष्ठक में लिख देते हैं और इस प्रकार से गुणनखंड की प्रक्रिया यहाँ पर पूरी हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो चौथा पार्ट है इसमें कह रहा है कि 6p प्लस 8p स्क्वायर फिर माइनस 4p क्यूब। अब यहाँ पर देखिए बेटा जो अंक दिए गए हैं उन अंकों का भी हमने अभाज्य गुणनखंड करना है। तो यहाँ पर अब 6 को क्या लिख सकते हैं, यह लिख सकते हैं 2 गुणे 3 के रूप में, 2 गुणे 3 के रूप में इंटू पी। फिर प्लस यहाँ पर 8 दिया गया है। अब 8 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। फिर यहाँ पर पी स्क्वायर है तो इंटू पी। इस तरह से यहाँ पर इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। फिर माइनस साइन लगा हुआ है, माइनस साइन लगा दिया। फिर यहाँ पर 4 है तो ये हो गया 2 इंटू 2। फिर यहाँ पर p क्यूब है तो ये हो गया p इंटू पी। अब यहाँ पर हमको देखना है कि प्रत्येक पद में कौन सी संख्या यहाँ पर सबसे पहले उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। तो यह संख्या 2 यहाँ पर यह उभयनिष्ठ हो गई तीनों पदों में। फिर देखिए 3 यहाँ पर दिया गया है लेकिन 3 इसमें किसी अन्य पद में नहीं दिया गया है। फिर यहाँ पर p दिया गया है, यहाँ पर p दिया गया है और यहाँ पर p दिया गया है। फिर देखिए अब अगले पद में यहाँ पर p इंटू पी दिया गया लेकिन इसमें पहले पद में केवल एक p है। तो अब यहाँ पर जो उभयनिष्ठ था वो पता चल गया हमको। अब यहाँ पर ये हो गया 2 इंटू पी, इसको हमने ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया। और यहाँ पर अब क्या बचेगा, यहाँ पर केवल 3 बचेगा, 3 प्लस अब यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर 2 इंटू 2 और यह 2 इंटू 2 कितना हो गया 4k। अब यहाँ पर क्या बचा है, अब p बचा है तो 3 प्लस 4p फिर माइनस और यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर 2 बचा हुआ है इंटू अब यहाँ पर p इंटू पी, यह किसके बराबर हो गया, p स्क्वायर के बराबर हो गया। तो यहाँ पर अब इसका गुणनखंड हो गया 2p इंटू 3 प्लस 4p माइनस 2p स्क्वायर, यह आंसर हो गया। तो हमने प्रत्येक पद का गुणनखंड कर लिया और उसमें से देख लिया कि कौन से चर और अचर वह सभी में सर्वनिष्ठ हैं या उभयनिष्ठ हैं, उसको कोष्ठक से बाहर लिख लिया। शेष बचे हुए पदों को उनके चिन्हों के साथ कोष्ठक के अंदर लिख लिया और इस प्रकार से गुणनखंड की प्रक्रिया पूर्ण हो गई। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के 5वें में कह रहा है कि 3a स्क्वायर BC फिर प्लस 6ab स्क्वायर C प्लस यहाँ पर 9 फिर ABC स्क्वायर। अब फिर देखिए बेटा यहाँ पर अब ये 3 एक अभाज्य संख्या है तो 3 लिख दिया। फिर a स्क्वायर का मतलब हो गया a इंटू ए, फिर b इंटू सी, यह पहले पद का हमने यहाँ पर अखंडनीय भाग बना लिया। फिर प्लस यहाँ पर 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, फिर a इंटू अब फिर देखिए b स्क्वायर है तो b इंटू बी फिर इंटू सी, फिर लिख दिया। अब यहाँ पर 9 है तो 9 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 लिख दिया। फिर यहाँ पर हो गया a इंटू बी इंटू अब फिर यहाँ पर दे रहा है c स्क्वायर के, तो अब c स्क्वायर को क्या लिखेंगे c इंटू सी के। अब देखिए सबसे पहले संख्या देखिए यहाँ पर 3 है,
यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है, तो 3 यह तीनों पदों में है। फिर देखिए यहाँ पर अब a है, यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी a है। फिर देखिए अब a यहाँ पर है तो यहाँ पर अब नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। फिर देखिए अब यहाँ पर b है, यहाँ पर b है, फिर यहाँ पर भी b है और यहाँ पर भी b है, तो अब b देख लिया। फिर देखिए अब यहाँ पर c दिया गया है, यहाँ पर भी c है और यहाँ पर भी c है, तो जितने उभयनिष्ठ पद थे उन उभयनिष्ठ पदों को अब हमने सर्किल कर दिया, देख लिया कि कौन कौन से पद यहाँ पर उभयनिष्ठ हैं। तो अब इसको बाहर निकाल लीजिए। यहाँ पर हो गया 3ABC, यहाँ पर हो गया AB और C। अब कोष्टक में यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर केवल बचा है A, तो इस A को लिख लिया। फिर यहाँ पर क्या बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है, फिर B बचा हुआ है, तो प्लस का साइन लगा लिया और ये हो गया 2B। फिर देखिए यहाँ पर अब क्या बचा हुआ है, यहाँ पर प्लस का साइन लगाया, यहाँ पर 3 बचा हुआ है, तो ये हो गया 3। अब फिर क्या बचा हुआ है, यहाँ पर C, तो ये हो गया 3ABC गुणे A प्लस 2B प्लस 3C के बराबर। तो यहाँ पर गुणनखंड करने के लिए हमको बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी पद दिए गए उन पदों का हमने सर्वनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करके उसको बाहर लिख लिया और शेष बचे हुए जो चर और अचर हैं उनको चिन्हों सहित कोष्टक के अंदर लिख लिया और